अग्रवाल ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और कहा जाता है कि बरेली में असाध्य से लेकर के कई गंभीर बीमारियों का अब तक इन्होंने सफलता इलाज किया है। हम इस वक्त डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी के पास मौजूद हैं। डॉक्टर पुलकित साहब से जानेंगे कि अब तक के अपने पूरे जो डॉक्टरी पेशा है उसके पूरे समय में इन्होंने किस किस तरीके की बीमारियों का इलाज किया है और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो अब तक के डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही अचंभित रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। समाचार भारत में मेरे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जो सही हो सकते हैं बट कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में, सही डायग्नोसिस के अभाव में या क्योंकि वो सही जगह नहीं पहुंच पाए उनका वो इलाज नहीं हो पाता। जैसा कि आपने कहा कि लाइलाज लोग कभी नहीं होते। अगर लाइलाज है तो हम भी इलाज उनका नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ बहुत अचंभित करने वाले किस्सों में एक किस्सा हमारा याद आता है। लखीमपुर की एक हमारी पेशेंट थी, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उनका, मगर उन पेशेंट के साथ क्या था कि दोनों ही कानों में आवाज एकदम से बैठ जाना, इसको हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि हमारी कान की नसें एकदम से बैठ जाती हैं। जैसे कि आप आज बिल्कुल अच्छा सुन पा रहे हैं और कल आपको उठें तो आपको एकदम से चंबा हो कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, दोनों ही कानों से सुनाई नहीं दे रहा। ये ज्यादातर एक कान में बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता है। बरेली क्षेत्र में करीब करीब मैं ऐसा 55 से 60 ऐसे मरीजों को ठीक कर चुका हूँ जिनका एक कान एकदम से बैठ गया हो या उनकी नसें एकदम से बैठ गई हो। बट ये इकलौती हमारी ऐसी मरीज थी जिसकी दोनों कानों में ये नसें बैठी थी और इसको देख के मैं भी अचंभित था क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि दोनों ही कानों में नसें एकदम से बैठ जाना, वो भी एक ही टाइम पे। तो ऐसे केसेस का जब इलाज किया जाता है तो उसमें हम लोग यूजली कान के अंदर सीधे इंजेक्शंस देते हैं। उसके चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम होते हैं। हमारी किताबों में लिखा है कि 10 से 20% ऐसे मरीज हैं जिनको कुछ इससे फायदा हो सकता है और वो इंजेक्शन काफी कॉस्टली हम लोगों को पड़ते हैं। तो इस इंजेक्शन को करने के लिए जब उन्होंने हाँ करी, क्योंकि वो भी ऐसे मरीज थे जो दिल्ली जा सकते थे, लखनऊ जा सकते थे, बट उनको मेरे पे भरोसा था कि नहीं, वहां ना जाके मैं डॉक्टर साहब आपसे ये काम कराना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ये काम किया जाएगा और वो कान के इंजेक्शंस लगाने के बाद उनका करीब करीब 50% इंप्रूवमेंट इमीडिएटली देखा गया। विद इन एक हफ्ते के अंदर उनको 50% का कान में इंप्रूवमेंट हुआ, जो कि बहुत ही अलग से अचंभा करने वाली बात है कि 50% का इंप्रूवमेंट इतनी इजीली कान का होता नहीं है। तो एक ये केस था जो कि बहुत ही अचंभित करने वाला है। बाकी काफी सारे ऐसे केसेस निकलते रहते हैं जहां पे मतलब हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। एक हमारी पेशेंट ऐसी है जिसकी नसें कमजोर थी और ये नसें करीब करीब 80% दवाइयों से ऊपर आई, जिसका अगर किताबों से बात की जाए या किसी और डॉक्टर से बात की जाए या मेरे से ही बात की जाए, मैं भी इस बात को यकीन कम कर पाता हूं कि किसी की नसें ऊपर आ सकती हैं, दवाइयों से आती हैं। पर्दे, तो हम ये मानते हैं कि 15 दिन पुराने या फिर 20 दिन पुराने पर्दे जो हैं वो शायद दवाइयों से भर जाएं, बट ऐसे काफी सारे ऐसे मरीज हैं जो 2-2 साल 10-10 साल पुराने मरीज ऐसे हैं जिनके कान के पर्दे फटे हैं, बट उनको मैंने दवाइयों से सही किया है। अब ये दवाइयों से सही करने का हिसाब किताब सिर्फ इतना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जख्म अगर भरता है तो उसका भराव होता कैसे है, क्या दवाइयां उसमें लगती हैं, क्या चीजें उसमें लगती हैं जिसकी वजह से वो जख्म भरा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पुराने पर्दे हैं जो सही हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी इस तरह के मरीज होते हैं, क्योंकि मैं इन सब मरीजों की कान, नाक, गला जो भी परेशानी है वो पर्चे पे छाप के देता हूँ, तो मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है पिछले 4 साल का। अब मैं 4 साल से ही आया हूं तो 4 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो पिछले 4 साल का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि मेरे पास जब वो आया था और जब वो यहाँ से गया तो उसको कितना फायदा हुआ, मैंने क्या उनको दवाइयां दी, क्या उनका इलाज किया और उनको मैं फायदा पहुंचा पाया या नहीं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ईएनटी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स होते हैं, आज के जो आधुनिक समय है, दिनचर्या हमारी बड़ी खराब है और पॉल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ रहा है, तो हम क्या माने आज से 50 साल पहले जिस तरीके की बीमारियां होती थी, क्या आज भी वैसी ही बीमारियां हैं या कुछ और नई नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं इससे संबंधित? भाई, मेरा तो ये मानना है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दिन ब दिन नई बीमारियां बन रही हैं, नई दवाइयां बन रही हैं। जैसे जैसे आपको नई दवाइयां मिलती जाएंगी वैसे वैसे नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये नई बीमारियां नई दवाइयों की वजह से उत्पन्न हो रही हैं और नई दवाइयां नई बीमारियों की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका कारण जैसा कि आपने शुरू में ही बोला, हमारा रहन सहन। सबसे पहले हमारा रहन सहन इतना खराब हो चुका है कि अब हम उसको वापस नहीं ला सकते। आज की डेट में अगर आप एक कहते हो मैं तो हरी सब्जी खाता हूँ, उस हरी सब्जी में भी इतना फर्टिलाइजर पड़ा हुआ होता है कि वो शरीर में जाके आपको नुकसान ही दे रहा है। ऑर्गेनिक फूड्स खत्म हो चुके हैं मार्केट में। बच्चों को आजकल चिप्स बाकी चीजों से फुर्सत ही नहीं है,
चॉकलेट्स, चिप्स, पिज्जाज, बर्गर्स, वो सब आप कितना भी खिला लीजिए, बट एक नॉर्मल खाना खाने को वो तैयार नहीं होते। ऑर्गेनिक सामान, अगर आप अमीरों में जाएं तो ऑर्गेनिक सामान इतना महंगा मिलता है कि आप खरीदना नहीं चाहते। गरीबों में जाएं तो फिर वो खेतों की सब्जी इसलिए नहीं खाना चाहते क्योंकि वो अमीर बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम अगर उल्टा सीधा खाएंगे तो हम अमीरी दिखा पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जा रही हैं कि समाज बिगड़ता जा रहा है खान पान के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक ये बीमारियां कम नहीं होने वाली, और जब तक बीमारियां कम नहीं होंगी तब तक दवाइयां कम नहीं होने वाली। और एक्चुअली एक डॉक्टर का काम दवाई देने का नहीं, दवाई रोकने का है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दवाई देना, तो अगर आप गांव के किसी झोला छाप डॉक्टर को भी पकड़ोगे वो आपको दवाई शुरू तो कर ही देगा, वो बंद नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको सही नहीं कर पाएगा। तो हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ एक अच्छा डॉक्टर दवाई रोके, बंद करे। और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान तभी होती है जब वो ये चाहे कि समाज में बीमारी खत्म हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अपना एनवायरनमेंट सही रखते हैं, आस पड़ोस सही रखते हैं, खान पान सही रखते हैं, रहन सहन सही रखते हैं, तो हमारी ये बीमारियां आधी हो सकती हैं। हमें अगर सही जानकारी शुरू से होती है तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारी आगे आने वाली दिक्कतें, हमारी खुद की शरीर की दिक्कतें बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने किस किस तरीके की बीमारियों से सामना किया है जो ENT से रिलेटेड है, और आपने कैसे कैसे पेशेंट अब तक सही किए? देखिए, ENT जैसा कि आपने पहले ही बोला, ये कान नाक गले की बीमारियों से हम डील करते हैं। तो कान में हम शुरू करें तो फिर हमारा कान के बाहर का पर्दे तक का सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, बच्चों की खास तौर से, जो कि कान में कभी पेंसिल की नोक डाल के आ जाते हैं, कभी कोई रबर डाल लेते हैं, कभी कुछ और डाल लेते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से कई बार क्या हो जाता है, बड़ों में खास तौर से जो बाइक बहुत चलाते हैं, कीड़े चले जाते हैं कान में। इस तरह की चीजें निकालना, उनको सही करना। पर्दे, फटे हुए पर्दे, जिनका एक्चुअली एंडोस्कोपी से पहले इलाज कम किया जाता था, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। बरेली आने के बाद एंडोस्कोप शुरू करा गया, एंडोस्कोपी का इलाज किया गया, दूरबीन से हम कान के ऑपरेशन करते हैं, पर्दे बनाते हैं। उस तरह के काफी सारे ऑपरेशन हमने किए जो कि सीधे, इसको कहते हैं हम स्कारलेस या सिस्टर सर्जरी। इसमें हम लोग पीछे से काट पीट कुछ नहीं करते, हम लोग सीधे दूरबीन से कान के अंदर जाते हैं और कान के अंदर जाके हम लोग सीधे पर्दे का इलाज करते हैं, बिना किसी टांके के, बिना किसी कट के, बिना किसी और चीज के। तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी की तरह से हम लोग कान का इलाज करते हैं, जहां पे ऑपरेशन के फौरन बाद भी आप ये नहीं कह सकते कान का ऑपरेशन हुआ है, पर्दे का नहीं, बाहर से। तो फौरन की फौरन आदमी को सुनाई भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के इलाज हो जाते हैं। उसके और अंदर जाएं, चक्कर का इलाज, काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि चक्कर जो है वो कान की वजह से आ सकता है। ऐसा होता है? जी बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ये सब चीजें ज्यादातर लोगों को पता होती हैं कि भाई कान का पर्दा फटा है, डॉक्टर साहब के पास जाना है, कान के डॉक्टर के पास जाना है। सर्दी लगी है, किसी भी फिजिशियन के पास या नाक के डॉक्टर के पास चले गए, मतलब कान नाक गला हमारे पास आ गए, गले की दिक्कत है, पहुंच गए। लोगों को पता ही नहीं होता कि सिर दर्द है, तो हमें न्यूरो के पास सीधे ना पहुंच के पहले एक बार ये पता कर लेना है कि कहीं कान नाक गले की दिक्कत तो नहीं, कहीं साइनस तो नहीं, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं, कहीं आंख की दिक्कत तो नहीं है। हमें ऑफ्थेल वाले के पास या आंखों के डॉक्टर के पास तो नहीं जाना कि हमें दिक्कत क्या हो सकती है और किस डॉक्टर के पास हमें दिखाना है। सिर दर्द, चक्कर, ये सारी कान नाक गले की बीमारियां हैं जो कान नाक गले से हो सकती हैं और बहुत आराम से हो सकती हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जिसकी डायग्नोसिस कई बार नहीं हो पाती और आदमी जिंदगी भर इससे परेशान रहता है। आज सिर दर्द है, 10 साल बाद भी वही सिर दर्द था जो 10 साल पहले था, क्योंकि उसकी वो डायग्नोसिस नहीं हो पाई। मैं कहता हूं दवाइयां आसमान से नहीं टपकती, दवाइयां वही हैं, बट वो दवाई कहाँ लेनी है वो पता होना चाहिए। वो लोगों को पता नहीं होता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है और आदमी कभी सही नहीं होता। इलाज सही हो जाएगा, मरीज को दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो यही चीज जो है बहुत जरूरी है, पता करना कि हमारी क्या क्या डिजीजेस। नाक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। चेहरे का भारीपन, लोग सोचते हैं नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर में दर्द, लोग समझते हैं नॉर्मल है। आंखों का भारीपन, लोग समझते हैं नॉर्मल है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आदमी इग्नोर कर देता है, बट ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। वहीं एक बीमारी है जिसके बारे में थोड़ी आपसे इससे पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। ये ऐसी बीमारी है जहां पे एक बहुत नॉर्मल, बड़े लोगों में आपने सुना होगा, भाई वो तो सो रहे थे, बड़ी अच्छी उनको मिल गई और सोते सोते ही चले गए, पता नहीं चलता, उनको पता भी नहीं चलता है क्या। जी मौत हुई है, जी जी जी। और लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज से, कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे थे, कोई उनको तकलीफ नहीं हुई और सोते सोते। ये तकलीफ की वजह से ही गए, उनको ये नहीं पता कि इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से ये सब परेशानियां आ सकती हैं। खर्राटे अलग होते हैं और खर्राटों की वजह से उत्पन्न होने वाली परेशानियां अलग होती हैं। जिस जगह से मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूं वहां पे सिर्फ खर्राटों का इलाज करने के लिए 2 डॉक्टर्स अलग से अपॉइंट किए गए थे, चक्कर का इलाज करने के लिए 2 डॉक्टर अलग से अपॉइंट किए गए थे। तो ये इतनी महान या इतनी बड़ी बीमारियां हैं
कि इनके बारे में लोग कम सोच पाते हैं और कम समझ पाते हैं। तो मेरा मानना ये है, पहले अपनी बीमारी को पहचानने के बाद सही डॉक्टर के पास जाएं, सही डॉक्टर को पहचानें और फिर उसका इलाज जो है सही दवाइयों से करें, अगर दवाइयों से होना है, और दवाइयों को ना इस्तेमाल करके अगर दिनचर्या बदलने से हो सकता है तो दिनचर्या को बदलें। डॉक्टर साहब, हम बात अगर करें बरेली में जिस फील्ड के आप डॉक्टर हैं, ऐसे 200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। किसी के लिए कुछ हम ना कहते हुए हम सिर्फ ये कहेंगे कि आपके पास क्या ऐसे डॉक्टरों से वापस पे पेशेंट आए और ईएनटी से जो मतलब डॉक्टर हैं उससे मरीज सही नहीं कर पाए, वो क्या आपने सही करे? ऐसे कुछ केस आपके पास हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर डॉक्टर, वो ईएनटी हो, वो ऑफ्थैल हो, वो गायनी हो, कोई भी हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है, मरीज को सही करना। तो आप कभी ये ना सोचे कि कोई डॉक्टर खराब है या कोई पेशेंट खराब है या कोई भी ऐसी चीज। डॉक्टर हमेशा एक ही उद्देश्य से आपको देखता है, आपको सही करने के उद्देश्य से। हो सकता है उसकी अप्रोच गलत हो सकता है वो सही डायग्नोसिस में ना पहुंच पाए, हो सकता है मेरे ऐसे कई सारे हो सकता है मरीज हों जो दूसरे डॉक्टर के पास गए हों और सही हुए हों। एक आप ही लोग कहते हो हाथ में शिफा, तो हर आदमी के हाथ में हर मरीज के लिए शिफा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता सारे मरीज मैं सही कर सकता हूं, और वहीं पे मैं ये नहीं कहता कि मेरे सही करे हुए मरीज या मेरे से खराब करे हुए मरीज किसी और ने नहीं देखे होंगे। देखिए, हम हमेशा यहाँ पे बैठे हैं मरीज को सही करने के लिए। हमारी पूरी कोशिश इस बात में रहती है कि हम मरीज को कैसे सही कर पाए। हो सकता है किसी से कभी चूक हो जाए, जो हमारे पास मरीज आए और हम उसको सही कर पाए। ऐसे ही हो सकता है हम भी इंसान है, हमसे कोई कुछ हो जाए और हमारा मरीज दूसरा इंसान सही कर दे। बात वो नहीं होती कौन सही कर रहा है, बात ये होती है कि आप सही होने चाहिए। हमारा यहाँ पे बैठ के फर्ज ये है कि हमारे यहाँ का हर हिंदुस्तानी, हमारे यहाँ का हर इंसान सही रहे, स्वस्थ रहे। और ये स्वास्थ्य हम कैसे उसको तक पहुंचा पा रहे हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हम एक टीम बनाते हैं, हमारे बहुत बुजुर्ग डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं जिनसे हम राय मशवरा करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो शायद हम नहीं सीख के आए हैं, जो हमसे लोग पूछते हैं और आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हर डॉक्टर का मानना यही होता है या चाहत यही होती है कि हमारा मरीज हमारे पास हाथ से सही होके निकले। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा मरीज सही ना हो और दूसरा डॉक्टर उसको सही करे। डॉक्टर साहब, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे जैसे लोगों का खान पान खराब हो रहा है, जैसे जैसे लोग मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियां उनको ज़्यादा घेर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? और अगर किसी को किसी तरीके की समस्या हो रही है तो वो कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए और किस तरीके का ट्रीटमेंट ले, ये सब कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात है ये पहचानना कि आप सच्ची में बीमार हो या आप सिर्फ एक खराब दिनचर्या के शिकार हो। अगर आपको पता है आपकी दिनचर्या खराब है, आपको ये पता है कि आप सही से खा नहीं रहे, आप पी नहीं रहे, आपका रहन सहन सही नहीं है। भाई, मुझे पता है कि मैं चिप्स खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा, मुझे पता है मैं सिगरेट पीऊंगा मैं बीमार पड़ूंगा, मुझे पता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा, तो मुझे क्यों करना है? उसके लिए आपको डॉक्टर से नहीं मिलना। पहला है अपना जीवन शैली सही करना। तो सबसे पहले मैं हर इंसान से कहूंगा आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाएं। मैं खुद डॉक्टर बैठा हूं, मैं खुद ये कह रहा हूं आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाएं। पहले आत्ममंथन करें कि हम कहां गलत हैं। आप पहले खुद को सही करने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली सही करने की कोशिश करें। मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी रोग से पीड़ित हों और आप डॉक्टर को ना दिखाएं। तो रोग का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किस डॉक्टर के स्पेशलिटी में आता है। उसके लिए थोड़ी जानकारी, थोड़ी गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको हर चीज सही नहीं मिल सकती। मैं ये नहीं कहता कि आप सर्च करो और आपको सही चीज मिल जाएगी। एक ऐसा फैमिली डॉक्टर हर इंसान के पास होता है जो सही राय उसको देगा। मैं ये नहीं कहता कि वो फैमिली डॉक्टर भी आप फिक्स कर लो, आप मुझे ही बना लो, नहीं। आप एक ऐसे इंसान पे जिसपे आप विश्वास कर सकते हो, उससे पहले पता कर लो कि मेरे को ये परेशानी है डॉक्टर साहब, मैं किस डॉक्टर को दिखा लूं। हम हर चीज के वी कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना मतलब मेरे पास दिमाग का पेशेंट आया, मैं कहूँ हाँ अरे मेरे को दवाई पता है, आइए मैं ही बता देता हूँ। नहीं, ये बात भी थोड़ी गलत हो जाती है। बीइंग अ फैमिली डॉक्टर, मैं हमेशा से सजेस्ट करूंगा, मैं भी कई लोगों का फैमिली डॉक्टर हूं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं ये आपका बीपी का मर्ज है तो आपको ये फिजिशियन दिखाना ज्यादा बेहतर है, आप इनको दिखाइए। मैं बीपी की दवाई नहीं दूंगा, क्यों? बीपी दिखाने की दवाई देने का काम मेरा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर को, किस पेशेंट को किस डॉक्टर के पास भेजना है और उसको सही गाइड करें। पेशेंट का फर्ज ये बनता है पहले आत्ममंथन करें कि हमें डॉक्टर की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो सही डॉक्टर को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सर। तो ओम शांति अस्पताल के वरिष्ठ ईएनटी डॉक्टर पुलकित अग्रवाल का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके की भी आज जो बीमारियां हैं उनका लोगों को अधिक से अधिक ध्यान दे करके
तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आज के समय में जिस तरीके से बीमारियां हो रही हैं उसका सही और वास्तविक इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। और यहाँ ओम शांति अस्पताल में डॉक्टर साहब के द्वारा कई ऐसे भी पेशेंटों को इन्होंने सही किया है जो कहीं ना कहीं परेशान थे, जो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाते थे कि क्या किया जाए। और इसके अलावा कई तरीके की चीज़ों का इनका साफ तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को अगर कोई परेशानी है तो वो अपनी दिनचर्या को सही करे और उसके बाद सही और बिल्कुल एकदम जो परफेक्ट डॉक्टर है उसका चुनाव कर जल्द से जल्द अपने आप को दिखाए। समाचार भारत के लिए बरेली से मेरा Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.